नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा सिलावट और आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता हासिल करता है, नाम, पैसा, शोहरत ये सभी कमाता है, तो इसके पीछे उस व्यक्ति की जो लगन है, मेहनत है, वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके पीछे जो कुंडली में ग्रह है जो उसे सपोर्ट करते हैं या जो कुंडली में राजयोग हैं जो उसकी कुंडली में बन रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर राजयोग बन रहा है तभी वो इतनी अच्छी सफलता हासिल कर पाता है। बिना ग्रहों के सपोर्ट के या बिना कुंडली में जो राजयोग है उनके बिना कभी भी कोई भी व्यक्ति इतनी अच्छी सफलता, नाम, पैसा, शोहरत या जो एक राजयोग वाली स्थिति है वो कभी भी नहीं हासिल कर सकता है। तो ये जो मेरी आज की वीडियो है वो भी इसी एक ऐसे ही राजयोग के बारे में है और आज की जो वीडियो है वो है केंद्र त्रिकोण राजयोग के बारे में। केंद्र त्रिकोण जो ये राजयोग है ये भी एक तरह का राजयोग है। राजा के समान मान सम्मान मिलता है, पैसा, शोहरत सभी कुछ मिलता है, पारिवारिक सुख भी उस व्यक्ति को प्रदान होते हैं। तो ये सारे जो लाभ है उसको इस राजयोग में होते हैं। और सिंपल सी अगर डेफिनेशन में आपको समझाना चाहूँ तो ये केंद्र और त्रिकोण, देखिए केंद्र के घर कौन से हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको जो लगन कुंडली में जो हाउसेस होते हैं, जो भाव होते हैं, जिन्हें हम घर भी कहते हैं, वो कौन से अच्छे होते हैं, कौन से अच्छे नहीं होते हैं, कौन से एवरेज हाउस होते हैं, कौन से राजयोग बनाने वाले हाउस होते हैं, तो वो सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसीलिए अगर आप कोई भी अगर राजयोग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो स्टार्टिंग से जो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, केंद्र और त्रिकोण ये पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर, ये जो चारों घर हैं वो केंद्र के होते हैं और त्रिकोण ये 5वां और ये 9वां घर त्रिकोण होते हैं। तो जो केंद्र के घर होते हैं और जो त्रिकोण होते हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं कुंडली में। तो इसीलिए जो पावरफुल जो हाउसेस होते हैं या पावरफुल जो घर होते हैं उन्हीं में ये राजयोग बनते हैं। एवरेज हाउस हुए या त्रिक भाव हो गए 6, 8, 12, इनमें कभी भी कोई भी अच्छा राजयोग नहीं बन पाता है। देखिए, आपको समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं ताकि आपको ये जो राजयोग है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पर मैंने एक लगन कुंडली ली है। फॉर एग्जांपल वृषभ लगन की कुंडली है जिनके देवता है शुक्रदेव। तो आपको मैं सबसे पहले पॉइंट समझाऊंगी कि ये कैसे बनेगा यह राजयोग। तो यह राजयोग कैसे बनता है, क्या क्या नियम है इसके पीछे। तो सबसे पहले बनता है ये दृष्टि से, युति से। युति से मतलब दो ग्रह जब साथ में बैठ जाए तो वो युति कहलाती है। तो दो ग्रह जब साथ में बैठते हैं उनकी युति होती है, तो उससे भी यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। फिर है राशि परिवर्तन से, राशि परिवर्तन से भी यह राजयोग बनता है। देखिए, यह जो राजयोग है वो सिर्फ बनता है केंद्र के घर से और त्रिकोण से। तो हम सिर्फ इन्हीं घर की बात करेंगे इस राजयोग में। तो सबसे पहले है कि हम बात करते हैं युति से। युति से कैसे बनता है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो केंद्र का ये हाउस है ये है वृषभ राशि की लगन कुंडली है। तो 2 नंबर की ये कुंडली है और यहाँ पर इनके राशि स्वामी है शुक्रदेव। तो शुक्रदेव अगर अपने ही हाउस में बैठे हैं और त्रिकोण के मालिक कौन है, त्रिकोण का 5वें घर का मालिक है बुध देव, कन्या राशि है, और 9th हाउस के मालिक हैं मकर राशि शनिदेव। तो अगर मकर राशि के जो शनिदेव हैं, शनिदेव अगर यहाँ बैठ जाते हैं या बुध देव यहाँ बैठ जाते हैं तो केंद्र का जो एक स्वामी है और त्रिकोण का जो एक स्वामी है, इन दोनों की अगर युति बन जाए इन चारों हाउस में से किसी भी हाउस में, तो यहाँ पर एक यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शुक्रदेव यहाँ है, बुध देव ये त्रिकोण के मालिक है, अगर वो उठ के यहाँ बैठ जाते हैं तो ये युति हो गई है। तो ये यहाँ पर युति हो गई है, युति से यहाँ पर ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। फिर बात करते हैं हम दृष्टि की। देखिए, मान लीजिए शुक्रदेव हमारे यहाँ आ गए हैं और बुध देव यहाँ बैठे हैं। तो एक तो हो गया ये केंद्र का मालिक है जो यहाँ बैठा है, और एक है ये त्रिकोण का मालिक बुध देव, वो यहाँ बैठा है। शनिदेव भी हम यहाँ देख सकते हैं, शनिदेव भी यहाँ बैठेंगे तो भी वही राजयोग बनेगा, क्योंकि 7th दृष्टि, देखिए दृष्टि की हम बात कर रहे हैं तो सभी ग्रहों की अलग अलग दृष्टि होती है, ये वीडियो में बना चुकी हूँ। और दृष्टि की अगर हम बात करें तो जो 7th दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की कॉमन होती है। तो यहाँ पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है, दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं। तो दोनों ग्रह जब एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे को अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि
दोनों दोनों की एक दूसरे पर 7वीं दृष्टि है। तो ये शुक्रदेव बुधदेव को देख रहे हैं, बुधदेव शुक्रदेव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि कॉमन होती है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर दोनों का जो दृष्टि संबंध बन गया है केंद्र के मालिक का और त्रिकोण के मालिक का, तो यहाँ पर भी एक यह राजयोग केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। फिर बात करते हैं हम राशि परिवर्तन की। मान लीजिए शनिदेव हैं, शनिदेव यहाँ बैठ गए हैं और जो मंगल देव हैं वो शनि देव की राशि में जाकर बैठ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों ने अपने हाउसेस एक्सचेंज कर लिए हैं, अपने घर एक्सचेंज कर लिए हैं। तो शनि देव हैं वो मंगल देव के घर में आके बैठे हैं और मंगल देव हैं वो शनि देव के घर में आके बैठे हैं। एक त्रिकोण का मालिक, एक केंद्र का मालिक है और एक त्रिकोण का मालिक है, तो दोनों ने अपने घर आपस में बदल दिए हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे के घर में बैठेंगे तो अच्छे रिजल्ट ही देंगे, क्योंकि दोनों बाध्य हैं, एक दूसरे के घर में बैठे हैं। ये अगर इनके घर में बैठे तो ये अच्छे रिजल्ट देंगे, तभी ये भी इनके घर में बैठ के अच्छे रिजल्ट देंगे। तो दोनों बाध्य हैं एक दूसरे को अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए। तो दोनों में राशि परिवर्तन हो गया, एक दूसरे के घर में बैठ गए हैं, तो ये राशि परिवर्तन कहलाता है। तो जब दो ग्रहों का केंद्र या त्रिकोण के जो मालिक होते हैं इन दोनों का जब राशि परिवर्तन होता है तब भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। तो ये 3 परिस्थिति जब होती है तब यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर शनिदेव की, देखिए शनिदेव की जो 2 राशियाँ हैं मकर और कुंभ, ये 10वीं और 11वें नंबर की राशि है। ये राशियाँ दोनों हमेशा साथ साथ में ही चलती हैं, इसीलिए शनिदेव का जो ये राशि परिवर्तन दृष्टि या युति से अगर ये राजयोग बनता है तो यह राजयोग इतना प्रबल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखिए मान लीजिए यहाँ पर 10 नंबर की राशि है, यहाँ पर 11 नंबर की राशि है, तो ये जो शनिदेव हैं वो त्रिकोण के मालिक भी हो गए हैं और शनिदेव यहाँ पर केंद्र के भी मालिक हो गए हैं। तो दोनों के मालिक एक ही हो गए हैं। तो जरूरी है कि इनमें से इसमें पहला, चौथा, 7वां घर या 5वें घर के मालिक का भी इसमें योगदान होना चाहिए या उनकी भी युति दृष्टि या परिवर्तन कुछ भी यहाँ पर बनना चाहिए शनिदेव के साथ में, तो यह बहुत ही अच्छा राजयोग बनेगा। क्योंकि दोनों शनिदेव केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं, तो यहाँ पर शनिदेव के लिए ये थोड़ा नियम लागू होता है क्योंकि दोनों की जो राशियाँ हैं वो हमेशा साथ साथ चलती हैं। फिर बात करते हैं हम इस राजयोग से क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए राजा के समान सुख सुविधा मिलती है, जो जितनी भी सुख सुविधा एक राजा को मिलनी चाहिए वो सारी जातक को मिलेगी इस राजयोग के अंदर। पारिवारिक सुख भी मिलता है, पारिवारिक सुख होता है वो मिलता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये जो राजयोग है वो सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों माना जाता है? देखिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लगन कुंडली होती है उसमें ये 2 हाउसेस हैं, ये तीसरा और ये 11वां घर, ये एवरेज होता है 6, 8, 12, ये त्रिक भाव होते हैं। लेकिन ये जो केंद्र के घर हैं और ये जो त्रिकोण के घर हैं ये सबसे पावरफुल घर माने जाते हैं। और जब भी कोई राजयोग इन पावरफुल घर में बनता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग होता है। और यहाँ पर तो केंद्र और त्रिकोण के घर की बात की जा रही है, तो ये जो राजयोग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। जिसके भी कुंडली में यह राजयोग बनता है तो वह जो व्यक्ति है वो माला माल हो जाता है। उसको अपनी लाइफ में कभी भी कोई लग्जरियस लाइफ हो जाती है, कभी भी किसी भी चीज़ की उसको कमी नहीं होती है। फिर बात करते हैं हम इस राजयोग के, देखिए क्या क्या नियम होते हैं। ये राजयोग मैंने आपको बता दिया है कि कैसे बनता है, लेकिन इसके पीछे नियम भी हैं कि हमें क्या क्या नियम देखने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो आप ये जो नियम है वो अप्लाई कीजिए कि आपकी कुंडली में ये नियम लगाने के बाद भी ये राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए यह राजयोग बनने के जो नियम है उसमें जो ये केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं अगर वो उच्च के होते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। इसीलिए नीच नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ग्रह इसमें केंद्र का मालिक या त्रिकोण का मालिक, देखिए मान लीजिए कि ये यहाँ बैठा है और शुक्रदेव यहाँ है और बुधदेव यहाँ है, और मान लीजिए शुक्रदेव यहाँ आ गए हैं तो यहाँ पर शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। तो नीच के नहीं होने चाहिए। और यहाँ मान लीजिए कि दूसरा कोई ग्रह है शुक्रदेव और यहाँ पर शनिदेव यहाँ आ गए हैं
तो देखिए एक केंद्र का मालिक है और एक यहाँ पर त्रिकोण का मालिक है। तो यहाँ पर शुक्रदेव नीच के हो गए और अगर उनका नीच भंग नहीं हो रहा है तो शुक्रदेव के नीच होने के कारण यह केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं बनेगा। इसलिए अगर उच्च का होता है तो बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाती है और बहुत अच्छा राजयोग बनता है, लेकिन नीच के यह ग्रह नहीं होने चाहिए जिनका राजयोग बन रहा है। फिर बात होती है अस्त की, तो सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए कोई भी ग्रह। मान लीजिए यहाँ पर केंद्र के जो मालिक हैं और त्रिकोण के जो मालिक हैं वो सूर्यदेव से अस्त हो जाते हैं। सूर्यदेव कहीं भी बैठे हैं, सूर्यदेव मान लीजिए यहाँ बैठे हैं और शनिदेव, सूर्यदेव 10 डिग्री और शनिदेव 5 डिग्री है, तो 5 डिग्री के डिफरेंस पे शनिदेव अस्त हो गए। तो यहाँ पर शनिदेव ये राजयोग नहीं बना पाएंगे क्योंकि सूर्यदेव ने उनकी जो सारी एनर्जी है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है, पावरलेस हो गए, सूर्य से अस्त हो चुके हैं। और अस्त जो ग्रह होता है वो एक तरह से डेड माना जाता है, बिल्कुल मरा हुआ माना जाता है। तो यहाँ पर सूर्यदेव से अगर अस्त हो गया है वो ग्रह तो वो उसका जो राजयोग है वो नहीं बन पाएगा। फिर बात करते हैं हम डिग्री की, तो 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, 1 डिग्री नहीं होना चाहिए, 2 डिग्री भी नहीं होना चाहिए और फिर 29 या 30 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, 28 डिग्री भी आप कह लें। तो ये भी डिग्रियाँ जो हैं ग्रहों की वो नहीं होनी चाहिए। इस पे मैं अपनी वीडियो बना चुकी हूँ कि ये जो डिग्री है 0 डिग्री पे भी 0% पावर होती है, 1, 2 पर भी इतनी अच्छी पावर नहीं होती, 0 के समान ही पावर होती है और 28, 29, 30 पे भी 0% पावर होती है। तो अगर ग्रह की जो पावर है वो 0% हो जाएगी तो इतना अच्छा राजयोग नहीं बन पाएगा। इसीलिए अगर ये राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है तो सबसे पहले आप देखिए कि आपकी कुंडली में उस राजयोग की, जो इस ग्रह का राजयोग बन रहा है उसकी डिग्री कैसी है। फिर बात करते हैं हम चलित कुंडली की। देखिए एक जो हमारी लगन कुंडली होती है, इसके अलावा एक चलित कुंडली भी होती है। चलित कुंडली में क्या होता है कि जो ग्रह होते हैं वो दूसरे घर में मूव कर जाते हैं। तो जब भी कोई ग्रह दूसरे घर में मूव करेगा, मान लीजिए बुध देव यहाँ पर चलित कुंडली में इधर जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए बुध देव 12 नंबर राशि के साथ में नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये राजयोग इतना स्ट्रांग काम नहीं करेगा क्योंकि बुधदेव चलित कुंडली में दूसरे घर में मूव कर रहे हैं और नीच के हो रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर लगन कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन चलित कुंडली में अगर यह स्थिति गड़बड़ हो रही है तो यह राजयोग इतना अच्छा नहीं बन पाएगा। या 6, 8, 12 में कोई भी केंद्र या त्रिकोण का मालिक मूव कर रहा है चलित कुंडली में तो भी इतना अच्छा राजयोग नहीं बन पाएगा। 30 या 11वें घर में मूव कर रहा है तो भी इतना अच्छा राजयोग नहीं बन पाएगा क्योंकि ये हाउसेज इतने अच्छे हाउसेज नहीं हैं राजयोग के लिए। तो चलित कुंडली में कोई भी ग्रह मूव अगर करता है तो वो भी हमें देखना होता है, उसके हिसाब से ही डिसाइड होता है कि यह राजयोग कितना स्ट्रांग बन रहा है। फिर बात करते हैं हम मित्र राशि की। देखिए कि केंद्र का और त्रिकोण के जो मालिक है युति बनाते हैं या दृष्टि संबंध है या राशि परिवर्तन करते हैं, तो उसमें जो उनका जो जिस राशि में वो जा रहे हैं या जिस राशि के साथ युति बना रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं या दृष्टि है उनकी, तो वो उनकी मित्र राशि है या नहीं। मित्र राशि और जो शत्रु राशि मैंने आपको समझा दिया था कि ये देवताओं की टीम होती है, दानवों की टीम होती है, तो कौन किसके शत्रु मित्र हैं वो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अगर वो मित्र राशि में है तो बहुत ही अच्छा राजयोग बनेगा और अगर शत्रु राशि में है तो इतना अच्छा राजयोग नहीं बन पाएगा। तो ये भी हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देख लीजिए, मान लीजिए आप कि ये 11 नंबर यहाँ हमने लिख रखा है कि बुधदेव यहाँ बैठे, शुक्रदेव यहाँ है, दोनों का दृष्टि संबंध है, 7वीं दृष्टि है, तो ये राजयोग बना रहे हैं। एक केंद्र का मालिक है और एक त्रिकोण का मालिक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए शुक्रदेव यहाँ पर सूर्यदेव की राशि के साथ बैठे हैं। शुक्रदेव दानवों की टीम में आते हैं और सूर्यदेव की जो राशि है वो सूर्यदेव देवताओं की टीम में आते हैं। तो शुक्रदेव जो यहाँ बैठे हैं वो शत्रु राशि में बैठे हैं। तो अगर वो शत्रु राशि में बैठे हैं तो इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होगी, इतना अच्छा राजयोग नहीं बन पाएगा। अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इस राजयोग के रिजल्ट भी मिलेंगे। लेकिन अगर मित्र राशि में हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है, बहुत ही स्ट्रांग इसकी पोजीशन हो जाती है। फिर बात करते हैं हम, चौथा हमारा पॉइंट है कि कब एक्टिव होता है यह राजयोग। देखिए यह जो राजयोग है वो कब एक्टिव होता है,
कोई भी ग्रह का जो राजयोग है, कैसा भी राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग हो गया, केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया, विपरीत राजयोग हो गया, या कोई भी राजयोग आप उठा के देख लीजिए, वह राजयोग आपको परिणाम कब देगा, आपको फल कब देगा, वो जब देगा जब ग्रह की दशा महादशा चलेगी या अंतरदशा, जिन ग्रहों का राजयोग बन रहा है उनकी दशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, सूक्ष्म दशा चलेगी या प्रत्युंतर दशा चलेगी या प्राण दशा चलेगी। एक प्राण दशा भी होती है, बहुत छोटी छोटी दशाएं होती है। सबसे बड़ी दशा होती है महादशा की, फिर उससे छोटी होती है अंतरदशा, फिर सूक्ष्म, प्रत्युंतर और प्राण दशा। तो ये जो सूक्ष्म, प्रत्युंतर और प्राण दशा है, अगर इनमें इन ग्रहों की जब ग्रह ये एक्टिव होते हैं तब भी ये राजयोग बनता है। लेकिन उस समय में क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये राजयोग, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो ये दशाएं होती हैं, क्योंकि बहुत छोटे टाइम की ये दशाएं होती है, तो इनमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट कब मिलेगा, जब दशा और अंतरदशा में यह राजयोग बनेगा, यह ग्रह आपके एक्टिव होंगे। क्योंकि दशा जो होती है वो बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, अंतरदशा भी इतनी छोटी नहीं होती है, कम से कम 2-3 साल के लिए, साल भर के लिए होती है, तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जब इन ग्रहों की दशा अंतरदशा चलेगी तब आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर बात करते हैं हम प्रबल कैसे करें इस राजयोग को। मान लीजिए आपकी कुंडली में यह राजयोग बन रहा है, लेकिन उसके इतने अच्छे रिजल्ट आपको चाहिए। मान लीजिए कि वो अस्त है सूर्यदेव से, या डिग्री उनकी सही नहीं है, चलित कुंडली में दूसरे घर में मूव कर रहे हैं, या फिर शत्रु राशि में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये राजयोग इतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो उसके पीछे भी उपाय है। आप उपाय कीजिए, प्रबल कीजिए इस राजयोग को। और आप प्रबल कैसे करेंगे, देखिए, बीज मंत्र कीजिए। सबसे पहले जो ग्रह पीड़ित हैं उसके बीज मंत्र करें। फिर आप उनके रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष से भी बैलेंस हो जाता है ग्रह, अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। और रत्न धारण कर सकते हैं। ये जो 3 उपाय हैं, देखिए, बीज मंत्र में और रुद्राक्ष में और रत्न में, इन तीनों में ही सेम पावर होती है, इनके तीनों के ही सेम रिजल्ट होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप विश्वास करके पूर्ण श्रद्धा से अगर आप बीज मंत्र करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, रत्न धारण करते हैं, और जो बीज मंत्र, रुद्राक्ष और रत्न के पीछे जो भी नियम है अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पूर्ण श्रद्धा से और सारे नियम फॉलो करके बीज मंत्र करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं और रत्न धारण करते हैं तो उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बीज मंत्र में, रुद्राक्ष में, रत्न में बहुत पावर होती है ग्रहों को बैलेंस करने की और ग्रहों से पॉजिटिव रिजल्ट को निकालने की। तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप बीज मंत्र करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं या रत्न धारण करते हैं। फिर बात करते हैं हम, एक जो पॉइंट है, मैं पिछली भी जो मैंने राजयोग की जो भी वीडियो बनाई है उसमें मैंने ये पॉइंट नहीं डाले थे, लेकिन इस वीडियो में मैंने डाले हैं। देखिए, ये जो पॉइंट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगन दोष नहीं होना चाहिए कुंडली में। लगन दोष होता है कि अगर लग्नेश पीड़ित हो, पीड़ित से मतलब हो कि अगर वो नीच का हो या अस्त हो या डिग्री कम हो, या शत्रु राशि में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेन तो होती है कि अगर वो नीच है, अस्त है या डिग्री 0 है और नीच राशि के साथ में है, तो वहाँ पर जो ये लग्नेश की जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है। देखिए, लग्नेश क्या होता है कुंडली में, कुंडली को बल प्रदान करने का काम होता है लग्नेश का, क्योंकि लग्नेश होता है स्वयं जातक, लग्नेश होता है जातक का स्वयं का शरीर। उसका जो शरीर अगर साथ देगा तो उसको जीवन में कुछ भी जो सफलता मिलेगी उसका सब वो भोग कर सकेगा। लेकिन अगर उसका शरीर साथ नहीं देगा तो वो जो लाइफ में चुनौतियाँ आती है उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आपकी कुंडली में राजयोग बनता है तो राजयोग के पीछे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जिम्मेदारी भी आती है, उसको भी उठाना पड़ता है, तभी आप ये राजयोग है वो बना पाते हैं और उसका भोग भी भोग सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए लगन दोष होना, लगन दोष का जो कैंसिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लग्नेश का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लग्नेश स्ट्रांग होगा तभी ये सारे राजयोग आपकी कुंडली में बन पाएंगे। इसीलिए लगन दोष को आप देख लिए, अगर आपकी कुंडली में लगन दोष है तो उसके लिए आप उपाय कीजिए, उपाय से लग्नेश की स्थिति को स्ट्रांग कीजिए। और जब आपकी कुंडली में लग्नेश की स्थिति स्ट्रांग हो जाएगी तब यह राजयोग के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे।
फिर बात करते हैं हम, लास्ट पॉइंट है हमारा दृढ़ और अदृढ़ कर्म। देखिए, आपकी लाइफ में कभी भी आपको सफलता मिलती है या कुंडली में कोई भी राजयोग आपकी कुंडली में बनता है, उसके रिजल्ट आपको मिलते हैं, उसके अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दृढ़ कर्म करें, अदृढ़ कर्म कभी भी नहीं करें। दृढ़ कर्म होते हैं अच्छे कार्य, अच्छे कर्म, वो आप करें, कभी भी बेईमानी ना करें और कभी भी किसी का मन ना दुखाएं, कभी भी ऐसे कर्म ना करें जिससे कि आपका तो हित हो और दूसरों का अहित हो। तो ये होते हैं दृढ़ कर्म। आप धर्म के मार्ग पर चले, ज्ञान के मार्ग पर चले, कभी भी अधर्म का साथ ना दें, अनैतिक कोई भी कार्य ना करें। तो ये जो दृढ़ कर्म होते हैं, अगर ये आप कर्म करते हैं तो आपको, आपकी कुंडली में कोई भी राजयोग हो, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कोई भी राजयोग हो तो उसके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये जो अदृढ़ कर्म है वो है बुरे कर्म, अनैतिक कार्य करना, अधर्म के मार्ग पर चलना, दूसरों का अहित करना और सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखना। तो ये सारी जो चीज़ें, अगर ये कर्म आप करते हैं तो भी कोई भी राजयोग आपकी कुंडली में इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में वो राजयोग बन रहा है, आपको नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिल भी सकता है, लेकिन वो नाम और पैसा, शोहरत आप तक जब तक आप तक रहेगा तब भी आप उसको अच्छे से भोग नहीं पाओगे। कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपके साथ होती रहेगी और वह राजयोग स्थायी तौर पर आपके पास नहीं रहेगा, बहुत ही जल्दी चला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छे कर्म और बुरे कर्म ये समझे, दृढ़ कर्म और अदृढ़ कर्म समझे और इन कर्म को समझते हुए ही इन कर्म को आप फॉलो करें, ताकि आपकी कुंडली में कोई भी जो राजयोग बने तो उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। एक समाज में मान सम्मान तो मिले, लेकिन एक मानसिक संतुष्टि, जो आपको आत्मिक संतुष्टि है, वो भी आपको इसके साथ में मिले। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो केंद्र त्रिकोण राजयोग हैं, ये जो केंद्र के जो घर हैं, ये जो केंद्र के हाउसेस हैं, वो विष्णु का प्रतीक है। और ये जो त्रिकोण के घर हैं, त्रिकोण के जो हाउसेस हैं, वो लक्ष्मी का प्रतीक है। इसीलिए अगर आप अपने कर्म को ध्यान में रखते हुए, फिर इस कर्म को ध्यान में रखते हुए कुछ भी लाइफ में आगे काम करते हैं, तो आपकी कुंडली में कोई भी राजयोग बनेगा उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इस राजयोग के स्पेशली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये जो केंद्र के हाउसेज हैं वो विष्णु के प्रतीक हैं। तो विष्णु के जो प्रतीक हैं उसमें आपको जो ज्ञान है, वो धर्म के मार्ग पर चलने वाली शिक्षा है, वो सारी मिलेगी। और फिर यहाँ पर त्रिकोण के जो घर हैं वो है लक्ष्मी के प्रतीक हैं। तो लक्ष्मी जब आपके घर में आएगी तो देखिए, लक्ष्मी सिर्फ सुख और समृद्धि भी लाती हैं और लक्ष्मी पैसा भी लाती है। तो पैसे के साथ साथ में सुख भी आएगी, समृद्धि भी आएगी और शांति भी आएगी, और उसी से आपको आत्मिक शांति भी मिलेगी। और जो राजयोग आपकी कुंडली में ऐसा बन रहा है वो आपको पूरा पूरा अच्छा लाभ देंगे और उसका पूरा पूरा भोग आप कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का भी, ये जितने आपको नियम बताए हैं वो भी सारे ध्यान में रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखिए कि अगर आपकी कुंडली में ये राजयोग बन रहा है तो ये सारे नियम हैं, आप फॉलो करके देखिए कि कैसे आपकी कुंडली में ये राजयोग बन रहा है और कब आपको उस राजयोग के रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।